वैद पारस की बात सभी के लिए चिंता का कारण था, लेकिन ये सुनकर ज्यादा शौक माही और चांदनी को लगा। चांदनी तुरंत ही पारस के पास आते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हो वैद जी? अंकल ठीक तो हो सकते हैं ना? चांदनी की बात खत्म होते ही माही भी बोल पड़ी, नहीं वैद जी, जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, छोटी मोटी कोई दिक्कत हो सकती है, आप तो कुछ भी कहे जा रहे हैं। तब पारस आगे आकर बोला, देखिए मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकता हूँ, आप परिवार हैं उनका, इसलिए आपको उनकी चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। तब चेतन वीर सिंह की ओर देखते हुए बोला, दरअसल वो बात यह है कि कहते कहते चेतन की जुबान रुक सी गई और वो वीर सिंह की ओर भौं से कुड़ते हुए देखने लगा। सभी की नजर चेतन पर थी, पर तभी वीर सिंह चेतन को हाथ देकर रोकते हुए खुद से बोला, दरअसल बात यह है कि जो आप कह रहे हैं वो चेतन और मैं पहले से जानते हैं। वीर सिंह की इस बात का सबसे ज्यादा माही और चांदनी पर असर पड़ा। वो अब पारस को छोड़ वीर सिंह और चेतन पर भड़कने वाले थे। माही थोड़ा आगे आई और चेतन और वीर सिंह को घूरते हुए बेहद गुस्से में बोली, आपको एक बार भी नहीं लगा कि हम दोनों को भी इस बारे में जानने का हक है? चेतन माही की इस बात का जवाब देते हुए उसे समझाने की कोशिश में बोला, माही हमारी बात। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही चांदनी पीछे से चिल्लाई, बस चेतन, तुम्हें किसने हक दिया हमसे इतनी बड़ी बात छिपाने का? अंकल की जान खतरे में है और हमें पता तक नहीं। माही से ज्यादा डर चांदनी की आवाज में था। उन दोनों ने मिलकर काशी जी वाली बात पर चेतन को ऐसा घेरा कि उसे कुछ बोलने का मौका तक न मिल पाया। चेतन उन दोनों को समझा पाने में असमर्थ था। इसी बीच वीर सिंह के गुस्से का पारा चढ़ गया। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, बस भी करो तुम लोग, जो समस्या हमारे सामने है पहले उसका सामना करो, आपस में लड़ते रहने का कोई अर्थ नहीं है, प्लीज बात को समझो। वीर सिंह की बात सुन सभी के सभी शांत हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। एकाएक वीर सिंह पारस के करीब आते हुए बोला, वैद जी, अभी आप अंदर पिताजी के मित्र से मिले थे, वो भी एक वैद है। जितनी बात आपने बताई वो हमें पहले ही बता चुके हैं। हम तो इसका उपाय चाहते हैं, कैसे भी मिले, किसी भी कीमत पर मिले, लेकिन आप बस उसका उपाय बताइए। तब पारस गहरी सांस लेते हुए बोला, ये समस्या तंत्र विद्या से हुई है, चिकित्सा विज्ञान तो शायद ही इसमें कुछ कर सके, पर हाँ एक तरीका है, लेकिन ये तरीका खतरनाक हो सकता है। ये सुनते ही सभी लोग चौकन्ना हो गए और फिर पारस की तरफ देखने लगे। तब वैद पारस ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शिव पुष्प, ऐसे मंत्रों का तोड़ तो वही है, सतपुड़ा की घनी हरियाली में उगने वाला पुष्प शिव गुफा में ही मिलता है। देखने पर यह नीला नजर आएगा, पर पास से देखने पर सफेद नजर आ सकता है। इसे पाने के लिए तुम्हें स्वयं भगवान के करीब जाना होगा। महान शिवलिंग जंगल की गहराइयों में, अगर शिव जी की अनुमति होगी तो तुम्हें वो पुष्प जरूर मिलेगा। जैसे ही पारस ने अपनी बात खत्म की, चेतन तेजी से उठ खड़ा हुआ और खुद में एक तरह का जोश भर के बोला, तो ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा। वीर सिंह, तुम यहाँ रहकर घर का ध्यान रखोगे और ये सुनिश्चित करना कि कोई घर पर हमला न कर सके, और तब तक पापा की तबीयत का ध्यान रखना। कहते हुए चेतन ने तैयारी करने के लिए अपने कमरे की ओर एक कदम बढ़ाया ही था कि एक बार फिर उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और अचानक चेतन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक तरफ चेतन बेहोश होकर गिर पड़ा था, तो वहीं दूसरी तरफ पेड़ के नीचे आराम से बैठा शेखरन रास्ते से जाते एक फल वाले से कुछ फल लेकर वहीं पेड़ की छांव में बैठ गया और उसने किताब की कहानी को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कहानी पढ़ रहा था, उसे उसकी आंखों में दृष्टांत नजर आ रहे थे। अब पूरी कहानी शेखरन की आंखों के सामने चल रही थी। कहानी की शुरुआत हुई किसी गांव के एक छोटे से हिस्से से, जहां कुछ सैनिक कई सारे लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। ये किसी दूसरे राज्य पे हमले का परिणाम था। उन्हीं बंदी लोगों की भीड़ में अभिराज और उसकी मां भी थे। अभिराज की उम्र लगभग 12 वर्ष रही होगी। जैसे ही वो लोग उस राज्य की सीमा पर पहुंचे, तो सैनिक बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को अलग अलग करने लगे। तभी उन सभी में से उस सैन्य टुकड़ी का सेनापति अपने लोगों को आदेश देते हुए चिल्लाया, बच्चों और औरतों को अलग कर दिया जाए। बंदी लोगों के बच्चे महल की चाकरी में लगाए जाएंगे। बूढ़े और बीमार लोगों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है।
उनका क्या करना है तुम लोग अच्छे से जानते हो। जैसे ही आवाज अभिराज और उसकी माँ के कानों में पड़ी, वो दोनों थर थर कांपने लगे, क्योंकि उस समय अभिराज की माँ काफी बीमार थी। तभी अभिराज अपनी माँ से बोला, माँ आप तनिक भी चिंता न करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। एक 12 वर्ष के बच्चे के लिए अपनी माँ के प्रति ये प्रेम देख शेखरन थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन उसने फिर भी पढ़ना जारी रखा। बेड़ियों में जकड़े अभिराज और उसकी माँ घबराए हुए थे। तभी वो सैन्य टुकड़ी के लोग सारे बंदियों की जांच कर रहे थे। भीड़ में से सारे बूढ़े लोग अलग कर दिए गए और जिन लोगों के बच्चे थे वो उनसे छीने जाने लगे। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। अभिराज और उसकी माँ दोनों की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी माँ अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, बेटा मैं बीमार हूँ, वैसे भी मेरा अंत करीब है, लेकिन जब वो सैनिक मुझे मारे तो यहाँ से भाग जाना और अपनी जान बचा लेना। ये सुनते ही अभिराज रोने लगा और बोला, ऐसा मत कहिए माँ, कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इन सबको और इस राज्य के राजा को भी नहीं छोड़ूंगा। वो ये कह ही रहा था कि एक सैनिक ने झटके से अभिराज का हाथ पकड़कर उसे दूर गिरा दिया। अभिराज जोर से चीखा, माँ, लेकिन उसे एक सैनिक ने पकड़ रखा था। तभी दूसरा सैनिक बोला, इन दोनों की बेड़ियां अलग कर दो, बच्चे को हमें ले जाना है। जैसा सैनिक ने कहा वैसा ही हुआ। एक तरफ अभिराज की बेड़ियों को अलग किया गया, वहीं दूसरी तरफ जैसे उस सैनिक ने अभिराज की मां को छुआ तो पाया कि वो बुखार से तप रही है। उसे देखते ही सैनिक जोर से चिल्लाया, ये महिला पूरी तरह से बीमार है, इसे हम आगे नहीं ले जा सकते। इधर अभिराज जोर जोर से चीख रहा था, छोड़ो मुझे, मेरी माँ के पास जाने दो, उन्हें कुछ मत करना। उधर अभिराज की माँ भी रोते हुए उससे बोली, अभिराज भाग जा यहाँ से, इन सभी से दूर, मेरी चिंता मत कर। वो ये कह रही थी कि तभी पीछे से उस पर तलवार का वार हुआ और अभिराज की माँ का अंत हो गया। ये वार कुशमराज के सेनापति सुकेत ने किया था। वो उस महिला को मारकर अपनी तलवार को साफ करते हुए बोला, मेरे होते हुए कोई कहीं नहीं जाएगा। सैनिक के बंधन में बंधा अभिराज सदमे में अपनी माँ को देखता रहा और फिर जोर से चिल्लाते हुए हाथ छुड़ाकर रात के अंधेरे में उन सैनिकों से दूर भाग निकला। इतनी कहानी पढ़ते ही शेखरन का दिल दहल गया और उसने वो किताब बंद कर दी और उठकर वहां से चलने लगा। दूसरी तरफ चेतन को थोड़ी देर में होश आ गया। उसकी अचानक खराब हुई तबीयत से सभी लोग चिंता में पड़ गए। पारस चेतन के उठते ही बोला, चेतन महोदय, लगता है समस्या गंभीर है। आप पहले भी 2 बार मूर्छित हुए हैं, इसलिए आपको तो विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन चेतन हिम्मत न हारते हुए उठा और तुरंत सभी को देखते हुए बोला, आप लोग मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तुरंत चांदनी की ओर मुड़कर दोबारा बोला, चांदनी, मेरे अभी निकलने की व्यवस्थाएं करो, मैं तब तक किसी से मिलकर आता हूँ। इतना कहते हुए चेतन सभी को इग्नोर करता हुआ वहां से बाहर चला गया। पर माही को चेतन की बात चुभी। वो मन ही मन बोली, फिर चांदनी, आखिर चेतन ने मुझे अरेंजमेंट्स करने को क्यों नहीं कहा? जिस तरह से माही ये खड़े होकर सोच रही थी, चांदनी उसकी परेशानी तुरंत भाप गई और चेतन की बात को कवर करते हुए बोली, चलो माही, हमें मिलकर चेतन की मदद करनी चाहिए। इस तरह चांदनी के सामने से आकर बात करने के कारण माही मन ही मन सोचकर बोली, शायद चेतन ने जनरली कहा होगा, मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी ओर चेतन सारी बातें मन में लिए तुरंत गांव में बने तालाब के किनारे पहुंचकर तेज आवाज में बोला, कालदूत, प्लीज मुझसे आकर मिलो, हेल्प चाहिए। चेतन की बात पूरी हुई ही थी कि कालदूत चेतन के सामने प्रकट हो गया और तुरंत बोला, मुझे पता है कि बंधु तुम किस कारण से मुझसे मिलने आए हो। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, है ना? ये सुनते ही चेतन चौंक गया और बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? तब कालदूत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोलो मत चेतन, वो ताकतें मेरी ही दी हुई थी। तुम्हारे असफल प्रयास मुझे महसूस हो रहे थे, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है वही मैं जानने आया हूँ। चेतन ने कालदूत की बात खत्म होने से पहले ही कहा। तब कालदूत एक पल के लिए पीछे मुड़ा और फिर बोला, असल में ये एक तरह के समय चक्र की समस्या से हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारी और चांदनी की शादी है।
ये सुनते ही चेतन कालदूत के करीब आया और उसे घूरते हुए बोला, प्लीज साफ शब्दों में बताओ कालदूत, नहीं समझ आया मुझे। तब कालदूत चेतन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देखो, समय चक्र और तुम्हारे दादाजी की भविष्यवाणी के हिसाब से तुम्हारा विवाह तो माही से ही होना चाहिए था। तब तुम्हें कुछ और नई शक्तियां मिल जाती और तुम सबसे सफल रक्षक साबित होते। पर काली दुनिया वाले हादसे से समय चक्र बाधित हो गया और तुम्हारा विवाह चांदनी से हो गया। बस उसके कारण ही तुम्हें अब बिना शक्तियों के रहना पड़ सकता है। तुम्हें कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरी दी हुई शक्तियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। ये सुनकर चेतन थोड़ा चिंतित हो गया और कालदूत से बात को अधूरा ही छोड़कर वो घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही चेतन काशी जी के पास पहुंचा और बोला, पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं शिव पुष्प की तलाश में निकल रहा हूँ। काशी जी ने बिना कुछ कहे ही चेतन के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद चेतन पारस और मार्तंड जी के करीब आया और मार्तंड जी से बोला, काका, मैं नहीं जानता कि मुझे लौटने में कितना समय लग जाए, लेकिन क्या तब तक आप पापा की जान बचा पाओगे? ये सुनते ही पास खड़े पारस ने कहा, चिंता मत करो चेतन महोदय, मैं उसका इंतजाम कर चुका हूँ। औषधीय विज्ञान आपके पिताजी की जान बचाकर रखेगा। हम उन काले निशानों के प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। ये सुनकर चेतन ने पारस को धन्यवाद देते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आप और काका है तो मैं बिना किसी चिंता के लौट सकूंगा। कहते हुए चेतन वहां से बाहर निकल गया। इधर काशी जी के इलाज के लिए औषधि तैयार करने के दौरान मार्तंड जी पारस के काम से बहुत प्रभावित हुए और उससे बोले, पारस जी, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मतलब आपके गुरु कौन हैं? आजकल के मेडिकल साइंस के जमाने में इस तरह का पुराना औषधीय ज्ञान बहुत कम देखने को मिलता है, वरना लोग अंग्रेजी दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं। इस बात के जवाब में पारस ने कहा, ये सब तो मैंने अपने दादाजी से सीखा है। हालांकि दादाजी तो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन पिताजी उनके ज्ञान को मुझे समझाते थे। फिर बाद में मैंने मेडिकल साइंस पढ़ी और दादाजी के पुराने औषधीय विज्ञान को उसके साथ मिला दिया। मार्तंड जी पारस के हुनर से काफी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होते हुए बोले, तो कहा जा सकता है तुम तंत्र मंत्र को मानने वाले एक नए जमाने के डॉक्टर और वैद्य हो। ये कहते हुए दोनों हंसने लगे। दूसरी तरफ चेतन कालदूत की बताई बातों से एक तरह की चिंता में था। वो कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि तभी वीर सिंह वहां आते हुए बोला, चेतन, जीप तैयार है, सारा सामान हमने अंदर रखवा दिया है, तुम एक बार चेक कर लो। कहते कहते अचानक वीर सिंह रुक गया, क्योंकि जब उसने देखा कि वो सिर्फ बोले जा रहा है लेकिन चेतन तो किसी और बात को सोच रहा है। वीर सिंह ने उसे हिलाते हुए उसका ध्यान तोड़ा और फिर बोला, क्या हुआ चेतन, किस बारे में गहन चिंतन कर रहे हो? इस पर चेतन उठा और सीधे जाकर कमरे का दरवाजा लगा लिया और फिर बोला, मुझे चिंता थोड़ी अपने बारे में ही हो रही है कि क्या मैं सारे काम करने के लिए सही इंसान हूं भी या नहीं। ये सुन वीर सिंह को कुछ समझ नहीं आया और वो तुरंत बोला, मतलब कहना क्या चाहते हो? तब चेतन ने कालदूत के द्वारा बताई गई सारी बातें वीर सिंह के सामने रखी। तब वीर सिंह बोला, चेतन, कोई रक्षक सिर्फ शक्तियों को धारण करने से रक्षक नहीं कहलाता। समस्या से जूझने की हिम्मत होनी चाहिए, जो तुम में बखूबी है। इसलिए चिंता छोड़ो, तुम एक मिशन पर जा रहे हो, उसे पूरा करो। वीर सिंह के मुंह से अपने लिए इस शब्द सुन चेतन थोड़ा भावुक हो गया और वीर सिंह को गले लगाते हुए बोला, थैंक्स दोस्त, एक पल के लिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाने लगा था, बट यू हैव बूस्ट मी अगेन। ये सुन वीर सिंह बोला, अब चलो भी, तुम्हारे निकलने का समय हो गया है, शाम हो जाए उससे पहले जंगल पार कर जाओ तो बेहतर होगा। थोड़ी देर में चेतन जाने को तैयार था। सभी लोग घर के बाहर आ गए और एक एक करके चेतन से मिलने लगे। चेतन सभी से विदाई लेकर अपने लक्ष्य की ओर निकल गया। सभी लोग चेतन की जाती हुई जीप को आंखों से ओझल होने तक देखते रहे। क्या चेतन अपने इस नए लक्ष्य में कामयाब हो पाएगा और शेखरन की नई कहानी में आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।